तो आज हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है? टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का एक समान एवं ऑपोजिट रिएक्शन रहेगा। तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर क्या मीन करना चाह रहे हैं? यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन और कुछ नहीं, अप्लाइड फोर्स है। जो अप्लाइड फोर्स है उसको एक्शन बोला जा रहा है, और इन रिटर्न जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन रिटर्न वो ऑब्जेक्ट हम लोगों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन, यहाँ पर फोर्सेस है। बोथ आर फोर्सेस, बोथ आर फोर्सेस। अभी इस लॉ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। मान लीजिए ये एक वॉल है। ये क्या है? एक वॉल है। ये एक वॉल है मान लीजिए, ठीक है ना। और ये स्टैंड है किसी एक बेस के ऊपर, यानी किसी एक ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए स्टैंड है, ठीक है ना। उस ग्राउंड को हम लोग दिखा देते हैं नीचे। ये ग्राउंड है मान लीजिए, इसके ऊपर ये वॉल खड़ा है, ठीक है ना। ये ग्राउंड है। अभी यहां पर एक पर्सन है और ये क्या कोशिश कर रहा है? इस वॉल को धकेलने का कोशिश कर रहा है। इस वॉल को धकेलने का कोशिश कर रहा है विथ सम फोर्सेस। कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है इस वॉल के ऊपर। मान लीजिए इसके F1 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये लॉ बोल रहा है क्या? न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोल रहा है? तो ये वॉल भी इस आदमी के ऊपर एक इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे करेगा। तो यहाँ पर इस F1 फोर्स को हम लोग बता रहे हैं एक्शन, और जो इन रिटर्न जो वॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको हम लोग बता रहे हैं रिएक्शन। बोथ आर फोर्सेस। ये भी फोर्स है और एक्शन भी एक फोर्स है, ठीक है ना। एक्शन भी एक फोर्स है। इस लॉ में और बता रहा है क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हम लोग बता सकते हैं magnitude of F1, force F1 is equals to magnitude of force F2, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर यही सिग्निफाई करता है। मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो F2 जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। F1 अगर पॉजिटिव होगा, टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि टुवर्ड्स राइट अपना पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो डेफिनेटली अगर टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो ये अपना नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ये बोला जा रहा है जो एक्शन और रिएक्शन रहेगा वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा और ऑपोजिटली एक्ट करेगा। तो इसका जो दूसरा डेफिनेशन जो दिया गया है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। द म्यूचुअल एक्शन ऑफ टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट बीइंग डायरेक्टेड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। द म्यूचुअल एक्शन,
यहाँ पर एक बात आ रहा है म्यूचुअल एक्शन, एक टर्म यूज किया गया है म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन क्या होता है? जो दो बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ये आदमी इस वॉल को धकेल रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है, मतलब इसका हैंड और वॉल यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसका जो एक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन पॉइंट में जो एक्शन लगा रहा है, और इन रिटर्न में ये वॉल जो रिएक्शन लगा रहा है, ये दोनों इक्वल होगा और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन अलोंग सेम एक्सिस एक्ट करेगा, दोनों अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन अलोंग सेम एक्सिस एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोग कंसीडर किए हैं, ये हो जा रहा है एक कांटेक्ट फोर्स का, एक कांटेक्ट फोर्स का, एक कांटेक्ट फोर्सेस का हम लोग एग्जांपल कंसीडर किए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि न्यूटन का थर्ड लॉ जहाँ पर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा वहीं पर ही एप्लीकेबल होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी एप्लीकेबल है। चलिए कुछ इस बात को कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा गया है, एक मैग्नेट को यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं तो चला बना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा गया है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और यहाँ पर एक आयरन पीस को रखा गया है, ये एक आयरन पीस है, ठीक है ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट को थोड़ा सा नज़दीक में लेके आएंगे। अगर इस मैग्नेट को हम लोग पकड़ के रखें, मतलब दिस मैग्नेट इज नॉट फ्री टू मूव, तो हम लोग देखेंगे कि ये आयरन पीस इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और किसी एक पॉइंट में, किसी एक डिस्टेंस पे, किसी एक पॉइंट में ये आयरन पीस जाके मैग्नेट की तरफ चले जा रहा है और जाके मैग्नेट से स्टिक कर जा रहा है। तो कुछ डेफिनेटली एक फोर्सेस अप्लाई हुआ है, मैग्नेट ने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तभी जाके ये आयरन पीस इसकी तरफ चला गया, ठीक है ना। तो अभी सेकेंड केस में अगर मान लीजिए इस आयरन पीस को हम किसी ऑब्जेक्ट से फिक्स्ड कर देते हैं, इसका मतलब ये आयरन पीस जो है वो नॉट फ्री टू मूव है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को किसी एक पॉइंट में ले जाके धीरे धीरे धकेलते हुए लेके जा रहे हैं आगे। तो किसी एक इंस्टेंट में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये मैग्नेट जाके आयरन से स्टिक कर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स जरूर एक्ट किया होगा, तभी जाके एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, पर फोर्सेस अप्लाई हुआ, ठीक है ना, और बोथ साइड से हुआ, दोनों केसेस में हम लोग देख लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बन गया। और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये अपना सन है, ये सन है, और ये कहीं अपना अर्थ है, इसका मास है मान लीजिए m1 और इसका मास है मान लीजिए m2। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोगों को क्या पता है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर में मास है, दोनों ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास है, तो दोनों एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। मतलब सन क्या है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, और अर्थ भी सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए इसके बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं था, पर एक फोर्सेस अप्लाई हुआ दोनों के बीच में। तो ये भी एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का, एक्शन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक दूसरा कंक्लूजन पे जा सकते हैं। क्या है कंक्लूजन? body may be
इन कॉन्टैक्ट, मे बी इन कॉन्टैक्ट, रह भी सकते हैं कॉन्टैक्ट पे, और at some distance. Of separation, distance of separation between the body, between the bodies. ये दोनों केस में ही न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है. इन बोथ द केस न्यूटन थर्ड लॉ आर वैलिड. इन both the case third law is valid. दोनों केस में ही थर्ड लॉ वैलिड है. तीसरा कंक्लूजन हम लोग जो निकाल सकते हैं इससे, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर. एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज occur in pair. देखिए, एक्शन और रिएक्शन कहीं पर भी हम लोग देख रहे हैं, एक्शन एक्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन आ रहा है. ऑलवेज दोनों एक्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि एक्शन एक्ट हो जाने के बाद रिएक्शन जनरेट होता है. एक्शन के साथ साथ रिएक्शन जनरेट होता है. जितना एक्शन बढ़ाएंगे, जितना F1 को बढ़ाएंगे, उतना ही F2 जनरेट होगा. हम लोग इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं. मान लीजिए एक वॉल के ऊपर हम लोग कुछ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना. उस फोर्स से कुछ फोर्स से हम लोग वॉल को धकेल रहे हैं. जैसे जैसे हम लोग क्या है वॉल के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम लोग अपने हाथ में, अपने पाम में क्या फील करेंगे कि ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है. मतलब रिएक्शन जो फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है वो भी बढ़ते जा रहा है अपने फोर्स के साथ साथ. तो यहाँ से ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, फोर्स एक्शन के साथ साथ रिएक्शन भी बढ़ते जा रहा है. ठीक है ना. मतलब बोथ द फोर्स अराइज एट द सेम टाइम, ये भी हम लोग बोल सकते हैं. both the forces arise at the same time. सेम टाइम में दोनों ही फोर्स अराइज हो रहा है. अगर मान लीजिए इस वॉल को धकेल रहे हैं, सडन ये वॉल गिर गया किसी कारण से, तो जो फोर्स हम लोग जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें वो ऑब्जेक्ट तो नहीं रह रहा है, तो ये फोर्स F1 फोर्स तुरंत वैनिश हो जाएगा. और F1 वैनिश होते ही हम लोग क्या फील करेंगे, हम लोग हाथ में भी प्रेशर कम गया, मतलब F2 फोर्स भी तुरंत ही वैनिश हो गया. यहाँ से हम लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, if one force vanishes, the other also vanishes. तो एक फोर्स वैनिश होने के साथ साथ दूसरा फोर्स भी वैनिश हो रहा है. इस वॉल पे हम लोग धकेल रहे हैं, मान लीजिए ये वॉल किसी कारण से गिर गया,
तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो वो ऑब्जेक्ट तो वैनिश हो गया। तो ये फोर्स भी, F1 फोर्स भी साथ ही साथ वैनिश हो जाएगा। जैसे ही F1 वैनिश होगा तो इसका रिएक्शन फोर्स भी वैनिश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हाथ में क्या फील करेंगे, जो प्रेशर डेवलप हो रहा था वॉल और हाथ के बीच में, वो प्रेशर तो नहीं रहेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रहा था वो भी साथ ही में वैनिश हो गया। यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो मान लीजिए हम लोग एक ब्लॉक को यहाँ पर धकेल रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसको हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी हम लोगों के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों फोर्स को तो कैंसिल हो जाना चाहिए, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, कभी भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस किसी एक पोजीशन पे था, कुछ देर बाद इसका पोजीशन चेंज होके यहाँ पर आ गया, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ फोर्सेस तो अप्लाई हुआ है, तब जाके ये इसमें कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है और ये अपना पोजीशन चेंज किया है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड में सेम है और ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, तो दोनों को तो कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ? तो इस कंसेप्ट को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मान लीजिए इस ब्लॉक को थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ब्लॉक यहाँ पर हम लोग बना दिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी खड़ा है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स को हम लोग बता देते हैं F1, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक भी इन रिटर्न में इस आदमी के हाथ के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो कि है F2 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्शन है, तो वो F2 के मैग्नीट्यूड के साथ बराबर होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों को तो कैंसिल हो जाना चाहिए, पर हम लोग कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक था इसका पोजीशन कुछ चेंज होके यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया, अभी नया पोजीशन ब्लॉक का ये बन गया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, इसका वेलोसिटी यहाँ पर इस स्टेट में 0 था, तो अभी कुछ वेलोसिटी इसमें गेन हुआ, कुछ एक्सेलरेशन इसमें गेन हुआ, इसका वेलोसिटी कुछ इंक्रीज किया, तभी जाके इसका पोजीशन नाउ ये एट प्रेजेंट इस पोजीशन पे है, चेंज हो गया इसका। तो ये फोर्स क्यों नहीं कैंसिल हुआ? मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा था वो 0 नहीं है। इस कंक्लूजन से हम लोग ये बोल सकते हैं नेट फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो 0 नहीं है। अगर फोर्स 0 हो जाता तो ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सीलरेशन भी नहीं होता, एक्सीलरेशन भी उस केस में मेरा 0 हो जाता। तो एक्सीलरेशन 0 हो जाता तो वेलोसिटी उसके अंदर को ऑब्जेक्ट 0 पे था, वेलोसिटी इसका 0 था, तो उसका वेलोसिटी 0 ही रहना चाहिए अगर एक्सीलरेशन उसका 0 हो। फिर तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए था, पर एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ। मतलब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट हुआ है और वो नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है कतई। मतलब ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो F1 और F2 एक्ट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। देखिए ये आदमी इस ब्लॉक को धकेल रहा है तो F1 फोर्स से, तो F1 फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? F1 फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है ब्लॉक के ऊपर। F1 फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। और जो F2 जो रिएक्शन अपना फोर्स है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? वो इस आदमी के ऊपर हो रहा है, उस मैन के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो ये दोनों इसीलिए कैंसिल नहीं हो सकता। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो भी ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है।
इसी टाइप का एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर किए थे न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, पर वहाँ पर कंसेप्ट कुछ अलग था, थोड़ा सा एक बार उसको भी बता देते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे हम लोग बता रहे थे कि एक ब्लॉक था और इस ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा था, दो आदमी दो साइड से इस ब्लॉक को धकेल रहा था। इधर से एक आदमी धकेल रहा था इस ब्लॉक को, ठीक है ना, और यहाँ से भी एक आदमी इस ब्लॉक को धकेल रहा था, इस ब्लॉक को धकेल रहा था। और ये F1 से एक्ट कर रहा था फोर्स, F1 फोर्स एक्ट कर रहा था और ये F2 फोर्स एक्ट कर रहा था। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो इस केस में क्या हो रहा था, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, जैसे कि यहाँ पर भी है। बट इस केस में दोनों फोर्स कैंसिल हो जा रहा था, पर यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहा था, ये दोनों फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा था। ये आदमी जो फोर्स लगा रहा था F1, वो किसके ऊपर लगा रहा था, वो इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा था, ठीक है ना। ये फोर्स F1 जो लगा रहा था वो किसके ऊपर लगा रहा था, इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा था। और यहाँ से भी जो आदमी ये फोर्स लगा रहा था F2, ये भी किसके ऊपर लगा रहा था, ये भी इस ब्लॉक के ही ऊपर लगा रहा था। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए दोनों कैंसिल हो जा रहा था। पर यहाँ पर केस ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है F1 F2, अब दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है और हम लोगों को नेट फोर्स कुछ मिल रहा है, और जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था, जिसका वेलोसिटी 0 था, इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट हो जा रहा है। और इस एक्सीलरेशन के वजह से इसका पोजीशन जो है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो ये अपना न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट था।